मानसी अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नए सिरे से अपनी जिंदगी प्रारंभ करने इस शहर में आई थी। नौकरी तो उसे मिल गई थी, पर रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा था। नया शहर, नई जगह और किसी अन्य से जान पहचान न होने के कारण फिलहाल वो एक होटल में ठहरी हुई थी। पर होटल तो होटल होता है, वहाँ न घर वाली फीलिंग होती है और ना ही वो सुकून। और फिर वहाँ उसका खर्चा भी ज़्यादा हो रहा था, इसलिए पैसे बचाने और जिंदगी में स्थिरता लाने के लिए वो एक स्थायी निवास की खोज में लग गई। सुबह से शाम तक वो ऑफिस में काम करती और रात में अखबार में निकले विज्ञापन के आधार पर घर ढूंढने निकल पड़ती। उसे घर ढूंढते काफ़ी दिन हो गए थे, पर उसे कोई भी घर पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन सुबह चाय की चुस्कियां लेते हुए मानसी अखबार में खाली घरों के विज्ञापन देख रही थी और जो उसे समझ आ रहा था उस पर निशान लगा रही थी। देखते हुए एक विज्ञापन पर उसकी निगाह पड़ी, जिसमें लिखा था पेइंग गेस्ट के लिए एक लड़की चाहिए। विज्ञापन में लिखी लगभग सभी बातें मानसी के अनुकूल ही थीं। उसे लगा शायद यहाँ बात बन सकती है। जगह भी ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं थी। ऑफिस के बाद मानसी बिना फोन किए ही उस पते पर पहुंच गई। वहां जाकर मानसी ने दरवाजा खटखटाया तो एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला और अपना परिचय देते हुए बोली, आओ बेटी, अंदर आओ। मेरा नाम विद्या है, तुम मुझे दादी कहकर बुला सकती हो। यहाँ सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। तुम कहाँ की रहने वाली हो बेटी? विद्या जी ने अंदर आते हुए मानसी से पूछा तो मानसी बोली, जी मैं ग्वालियर से हूँ। शादी हो गई तुम्हारी? जी नहीं। ना चाहते हुए भी मानसी झूठ बोल गई, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो सच कहेगी तो उसे अन्य कई प्रश्नों से गुजरना पड़ेगा। तभी विद्या जी ने पूछा, तुम इस शहर में अकेली हो या कोई और रिश्तेदार भी है? जी नहीं, मैं अकेली हूँ। मानसी का जवाब सुनकर विद्या जी ने कहा, घबराना मत बेटा, जिसका कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं बेटा? हाँ जी पूछिए, मानसी ने कहा तो विद्या जी बोली, बेटा नौकरी करना तुम्हारा शौक है या आवश्यकता? जी आवश्यकता है, मानसी ने धीरे से कहा तो उसके जवाब से संतुष्ट होकर विद्या जी ने वहां से उठते हुए कहा, अच्छा बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं अम्मा जी, आप परेशान ना हो, वैसे भी मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, मुझे कहीं और भी जाना है। अगर आप मुझे वो कमरा दिखा दें तो ठीक रहेगा। विद्या जी की उम्र को देखते हुए मानसी ने उन्हें रोकते हुए कहा तो विद्या जी बोली, हाँ बेटा कमरा भी देख लेना, लेकिन पहले मेरे हाथ की बनी चाय पीकर तो देख। रिया कहती थी, दादी आप बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। विद्या जी ने कहा तो उनकी आत्मीयता देखकर मानसी से रहा नहीं गया और वो पूछ बैठी कि ये रिया कौन है? मेरी पोती। अब कहाँ है वो नहीं रही। कहते हुए विद्या जी की आंखों में नमी तैर गई। वो वहां से उठकर छड़ी के सहारे रसोई की ओर चल दी। उनकी आंखों में आई नमी मानसी से छुप ना सकी। वो उनके पीछे पीछे जाना चाहती थी, पर ये सोचकर नहीं जा पाई कि कहीं उसका किचन में जाना उन्हें बुरा न लग जाए। ये सोचकर वो वहीं ड्राइंग रूम में बैठी बैठी चारों तरफ देखने लगी। दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थीं, पर जिस फोटो ने उसे सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो एक लड़की की थी। किसी में वो दुल्हन के वेश में थी तो किसी में वेस्टर्न आउटफिट में। ये मेरी पोती रिया है। मानसी को तस्वीर में डूबा हुआ देखकर चाय उसकी ओर बढ़ाते हुए विद्या जी ने कहा तो मानसी बोली, अम्मा जी अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इन्हें क्या हुआ था? हाँ बेटा जरूर, लेकिन बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। तू कह रही थी ना कि तुझे जल्दी जाना है, इसलिए अभी ये चाय पी और बता कैसी बनी है। अच्छी है, बहुत ही अच्छी, मानसी ने चाय पीकर कहा।
उसके बाद चाय पीने के बाद विद्या जी उसे कमरा दिखाने लगी। उस कमरे का निरीक्षण करते देख उन्होंने कहा, ये मेरी पोती रिया का ही कमरा है। मैं इस कमरे को किसी को देना तो नहीं चाहती थी, पर अब इस बुढ़ापे में अकेले रहना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं ये कमरा रिया जैसी ही किसी लड़की को देना चाहती थी। और इसीलिए विज्ञापन में भी यही छपवाया था कि मुझे लड़की ही चाहिए। वैसे भी मुझे किराएदार से ज़्यादा अच्छा साथी चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे इतनी पूछताछ की थी, जबकि मैं जानती हूँ तुम्हारी उम्र के बच्चों को ज़्यादा पूछताछ पसंद नहीं आती है। आशा है तुम्हें बुरा नहीं लगा बेटा। कहते हुए विद्या जी शांत हो गईं। तो मानसी बोली, अरे नहीं अम्मा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ये सब पूछना आपका हक है। आखिर कोई ऐसे ही किसी को अपने घर में थोड़ी ना रख लेता है। कमरा बड़ा और हवादार था, अटैच बाथरूम था ही। इससे भी ज्यादा संतोष मानसी को रूम में अटैच एक छोटी सी रसोई देखकर हुआ। तभी विद्या जी ने कहा, ये रसोई मैंने अभी बनवाई है, ये सोचकर कि जिसको भी दूंगी तो वो अपनी पसंद का अगर कुछ बनाना चाहे तो बना सकेगा। और गैस चूल्हा मेरे पास एक्स्ट्रा रखा था, इसलिए यहाँ रखवा दिया। मानसी कमरा देखते ही खुश हो गई। वैसे भी पसंद ना आने का कोई कारण ही नहीं था। किराया भी ज़्यादा नहीं था और अम्मा एडवांस भी नहीं मांग रही थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उनके ममता भरे व्यवहार ने मानसी का मन मोह लिया था। दूसरे दिन ही सामान शिफ्ट करने की बात कहकर मानसी वहां से चली गई। तो विद्या जी भी खुश हो गईं कि चलो 2 घड़ी उनके साथ बोलने के लिए कोई तो आया। अगले दिन ही मानसी ने अपना सामान शिफ्ट कर लिया। वो अपना सामान कमरे में लगा ही रही थी कि तभी विद्या जी चाय के साथ नाश्ता लेकर आ गईं और रात के खाने का भी न्योता दे दिया। एक अनजान शहर में किसी का कंधा मिलना मानसी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन इतवार था तो मानसी अपने हफ्ते भर के कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने की आवाज सुनकर विद्या जी ने दरवाजा खटखटाया। मानसी बाहर निकल कर आई तो विद्या जी बोली, बेटा हाथ से कपड़े धोने की क्या आवश्यकता है? घर में मशीन है, हफ्ते में 1 दिन चला लोगी तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। उनकी बात सुनकर अनायास मानसी को वो दिन याद आ गया जब ससुराल में ढेर सारे कपड़े धोने के बाद उसने एक दिन विकास से वॉशिंग मशीन खरीदने की बात कही थी। जब तक विकास कुछ बोलता उससे पहले ही सास ने ताना मारते हुए कहा था, जरा से कपड़े क्या धो लिए, वॉशिंग मशीन की बात करने लगी। अगर इतनी ही नाजुक थी तो दहेज में वॉशिंग मशीन क्यों नहीं लेकर आई? पूरे दिन नौकरानी की तरह काम करने के बाद भी बात बात पर ताने सुनना मानसी की आदत बन गई थी। लेकिन दुख तो तब होता जब सारा काम करने के बावजूद भी खाना उसे ऐसे मिलता जैसे वो उसकी हकदार ही न हो। फल दूध खाए पिए तो उसे वर्षों बीत गए थे। जब वो गर्भवती हुई तो उसके प्रति सासू माँ के व्यवहार में जरूर थोड़ा परिवर्तन आया था, लेकिन हद तो तब हुई जब उसने बेटी को जन्म दिया। वो दर्द से तड़प रही थी, लेकिन सांत्वना के 2 शब्द कहने के बजाय सास ने चिल्लाकर कहा, ज्यादा मुंह मत फाड़, कोई बेटा नहीं जन्मा है तूने जो कोई तेरे नाच नखरे उठाए। जिसे सुनकर मानसी की चीख मुंह में ही दब कर रह गई। आंखों से आंसू निकल पड़े। विकास भी अपनी माँ की तरह ही था। माँ के मुंह से निकला हर वाक्य उसके लिए आदेश था। बेटी दूध के लिए रोती रहती और सास उसे काम में उलझा कर रखती। कोई औरत इतनी संवेदनहीन भी हो सकती है, वो सोच भी नहीं सकती थी। बहू तो बहू, अपनी पोती से भी उन्हें प्यार नहीं था। एक बार विकास कहीं दूर गए थे। इसी बीच उसकी बेटी आकांक्षा को ज्वर हो गया। वो बुखार से तड़पती रही और सास उसका घरेलू इलाज करवाती रही। बच्ची को दर्द से तड़पता देखकर करुण स्वर में उसने न जाने कितनी बार कहा कि माँ जी इसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, पर वो नहीं मानी और इलाज के अभाव में एक रात वो मासूम चल बसी। अगले दिन विकास घर पर आया तो सास ने बेटी की ठीक से देखभाल न करने का आरोप मानसी पर लगा दिया। तो विकास ने भी बिना उसकी सुने उसे 2-4 तमाचे जड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। बेटी का गम और विकास के थप्पड़ ने मानसी को हिला कर रख दिया था।
उसने उसी वक्त वो घर छोड़ दिया। वैसे भी उस जगह रहने से क्या फायदा जहां उसका मान सम्मान न हो, जहां स्त्री को पत्नी नहीं दासी समझा जाए। उसे पता था कि उसके इस कदम से उसे बच्चलन सिद्ध कर दिया जाएगा, पर वो भी क्या करती। सहने की भी एक सीमा होती है। जब हद पार हो जाती है तो अच्छा बुरा सोचने समझने की शक्ति ही समाप्त हो जाती है। पर उसने निश्चय कर लिया था कि वो ऐसे रिश्तों से मुक्ति पाकर स्वयं के लिए एक नया रास्ता तलाश करेगी। वो अपने माँ पिता के घर भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता अपने सम्मान की दुहाई देते हुए उसे परिस्थितियों से समझौता करने के लिए कहेंगे। वहां रहकर भी उसे चैन नहीं मिलेगा। ये सोचकर मानसी ने अपनी दोस्त सविता के घर जाने का निश्चय किया। सविता उसकी ऐसी दोस्त थी जो हर दुख सुख में उसका साथ देती थी। वो सविता के घर रहकर ही नौकरी की तलाश करने लगी। मानसी के माता पिता को जब पता चला तो उन्होंने मानसी को खूब खरी खोटी सुनाई और उसे वापस उसके ससुराल जाने को कहा। पर मानसी अपने निर्णय पर अचल रही। उसका दृढ़ निश्चय देखकर उसके माता पिता उसे कभी अपना मुंह न दिखाने का निर्णय सुनाकर चले गए। अपने माँ बाप की बात सुनकर मानसी एक पल को तो पूरी तरह से टूट गई। क्या व्यक्ति की नाक इतनी ऊंची होती है कि वो अपनी कोख से जन्मे बच्चे से भी संबंध तोड़ सकता है, पर उसके मनोबल को टूटने से बचाने के लिए उसको सहारा नहीं दे सकता। उस समय सविता ने उसके आत्मविश्वास को टूटने से बचाते हुए न केवल उसका मनोबल बढ़ाया, बल्कि उसे नौकरी दिलवाने में भी भरपूर मदद की। कुछ प्रयासों के बाद एक कंपनी में मानसी को सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल गई। अब मानसी अपनी दोस्त पर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए नौकरी मिलने के बाद मानसी अपनी प्यारी सखी का धन्यवाद करके वहां से चली आई। किस सोच में डूब गई बेटी? थैंक यू दादी, आज तो धुल गए कपड़े, अगली बार मशीन में धो लूंगी। विद्या जी का ममत्व भरा स्वर सुनकर अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए मानसी ने कहा तो विद्या जी बोली, सच में बेटा, तेरे मुंह से दादी नाम बहुत अच्छा लग रहा है। और रिश्ते तो छूट गए, कम से कम इस रिश्ते को फिर से जी लूं। कहते हुए उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और बोली, अच्छा आज तेरी छुट्टी है, मैं सरसों का साग और मक्के की रोटी बना रही हूँ, तू भी आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। दादी के कहे शब्दों ने मानसी के मन में हलचल मचा दी थी। इस समय उनसे कुछ और पूछकर मानसी उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। पता नहीं क्यों आज वो भी उसे अपनी तरह बेबस और अकेली लगी। सच तो ये था कि आज से पहले मानसी उनके कहने के बावजूद भी उन्हें दादी नहीं कह पाई थी। उसे नहीं पता था कि ये छोटा सा शब्द उन्हें इतनी ज्यादा खुशी दे जाएगा। अब उसने निश्चय कर लिया था कि अब से वो विद्या जी को दादी कहकर ही पुकारेगी। उसका एकाकी मन भी किसी का साथ चाह रहा था। दादी की बात को उसने स्वीकार कर लिया। तभी थोड़ी देर बाद हाथ से रोटी बनाने की थप थप की आवाज सुनकर मानसी सोचने लगी कि अगर इंसान के मन में साहस और विश्वास हो तो उम्र भी उसकी राह में रोड़ा नहीं बनती है। वरना दादी की उम्र में तो कुछ लोग बिस्तर से उठना ही नहीं चाहते। ये सोचते हुए मानसी विद्या जी के पास आ गई और बोली, लाइए दादी, अब मैं बना देती हूँ। नहीं बेटा, तेरे हाथ की रोटी फिर किसी दिन खा लूंगी, आज तू मेरे हाथ की मक्के की रोटी खाकर देख, बस बन ही गई है, तू खा, मेरा इंतजार मत करना। मक्के की रोटी गरम गरम ही अच्छी लगती है। मैं स्वयं के लिए बनाकर तेरा साथ देने आ जाऊंगी। रोटी पर घी लगाकर विद्या जी ने मानसी की प्लेट में रखते हुए कहा तो मानसी हंसते हुए वहीं उनके पास बैठकर खाने लगी। मेरी पोती रिया को सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत पसंद थी। अचानक दादी ने कहा, क्या हुआ था दादी उसे? दादी की बात सुनकर मानसी अपने आप को रोक न सकी और पूछ ही बैठी तो विद्या जी ने बताना शुरू किया, बेटा, मेरी पोती रिया का फिल्मों में काम करने का सपना था। इस शहर में उसका सपना पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी एक टीवी सीरियल में काम करने के लिए एक विज्ञापन निकला और उसके ऑडिशन के लिए तारीख नियत हुई। उस नियत तिथि पर वो ऑडिशन के लिए गई तो भगवान की कृपा से उसका चयन हो गया।
और उसे सीरियल में काम करने के लिए मुंबई बुलाया गया। उसके साथ ही विराट नाम के लड़के का चयन भी इसी ऑडिशन के द्वारा उस टीवी सीरियल के लिए हुआ था। वापस आते वक्त रिया विराट को मुझसे मिलाने लाई थी। उससे बात करने पर पता चला कि उसका भी बचपन से यही सपना रहा है कि वो फिल्मों में काम करे, और इसके लिए उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का निश्चय कर लिया था, जिससे उसके माता पिता नाराज हो गए। अब वो चाहता था कि वो अपने इस कैरियर में बुलंदियों तक पहुंच जाए, जिससे उसके माता पिता की नाराजगी दूर हो जाए। न जाने क्यों उस लड़की की सच्चाई मुझे भा गई थी। मैं रिया को अकेले मुंबई नहीं भेजना चाहती थी। बचपन से मैंने उसकी एक एक इच्छा पूरी करने की कोशिश की थी। रिया के माता पिता की कार एक्सीडेंट में मृत्यु होने के बाद वही तो मेरे जीवन का मकसद बन गई थी। मैं अपने स्वार्थ के लिए उसकी ख्वाहिश को पूरा न करके उसके साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी बात जब विराट के सामने रखी तो उसने सहजता से कहा, दादी, अगर आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं तो रिया को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं रिया को कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा तथा उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाने की हर संभव कोशिश करूँगा। मेरी और रिया की मंजिल भी एक ही है, हम जरूर कामयाब होंगे। रिया को अकेले विराट के साथ भेजना मेरे संस्कारी मन को स्वीकार नहीं हुआ। रिया की आंखों में मैंने विराट के लिए चाहत देखी थी, अतः एक विचार मेरे मन में आया। अपना विचार जब मैंने उनके सामने प्रकट किया तो वो दोनों ही चौंक गए। दादी, विवाह? मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। क्या आपने रिया से पूछा? पूछा तो नहीं, पर मैं अपनी पोती को अच्छी तरह से जानती हूँ। सच तो यही है कि उसकी चाहत को पहचान कर ही मैंने ये निर्णय लिया है। पर दादी, विवाह भी ठीक नहीं होगा। पहले हमें अपनी मंजिल तो हासिल कर ले दीजिए, रिया ने कहा। बेटी, जब तुम दोनों की राह एक है फिर इनकार क्यों? फिर अब तो तुम दोनों को मुंबई में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल ही गया है। कम से कम मेरे मन में कोई दुविधा तो नहीं रहेगी। बेटा, तुम तो मेरे मन की दुविधा समझ सकते हो। कहो तो मैं तुम्हारे माता पिता से कहकर बात आगे बढ़ाऊं। आखिर विराट ने मेरी बात मान ही ली। मैंने विराट के माता पिता से बात की तो उन्होंने बेरुखी जताते हुए विराट से किसी भी प्रकार का संबंध रखने से साफ मना कर दिया। तो विराट एक बार फिर से मायूस हो गया था। वो अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि जब वो सफल होगा तब उसके माता पिता न केवल उसे माफ करेंगे बल्कि रिया को भी अपना ही लेंगे। उस समय मैं अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने विराट की भावनाओं की भी परवाह नहीं की और किसी तरह विराट को मनाकर धूमधाम से रिया की विराट के साथ शादी कर दी। मेरी पोती रिया भी बहुत खुश थी। वो विराट के साथ मुंबई चली गई। दुखी मन से मैंने उन्हें विदा किया तथा मुंबई पहुंचते ही सूचना देने के लिए कहा, और उन्होंने भी मुझे मुंबई पहुंचकर सकुशल पहुंचने की सूचना दी और कहा कि अभी वो एक होटल में रुके हैं, जल्द ही स्थायी निवास की व्यवस्था पर सूचना देंगे। उसके बाद कई दिनों तक रिया और विराट की कोई खबर नहीं आने पर मुझे चिंता होने लगी। उन दिनों मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था कि घंटे घंटे पर खबर रखी जा सके। बताए होटल के नंबर पर फोन किया तो पता चला वो लोग 4 दिन पहले ही वहां से चले गए थे। कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने यहाँ वहाँ घूमकर टीवी सीरियल वालों को फोन करवाया। उन्होंने बेरुखी से कहा कि मुंबई पहुंचकर उन्होंने हमसे संपर्क तो किया था। हमने उन्हें स्टूडियो में आकर मिलने के लिए कहा, पर ना तो वे आए और ना ही उनकी कोई खबर आई। उन्हें काम नहीं करना था तो पहले सूचित कर देते, कम से कम हमारा समय तो बर्बाद नहीं होता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं उनका पता लगाने मुंबई गई, पर इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढ पाना इतना आसान भी तो नहीं था। लेकिन जब तक उनका पता नहीं चल जाता मैंने वहीं रुकने का फैसला किया। पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी, पर फिर भी कुछ पता नहीं लग रहा था। एक दिन मैं अखबार पलट रही थी कि एक फोटो को देखते ही मेरी चीख निकल गई। ये रिया का फोटो था। लिखी खबर से पता चला कि किसी ने उसे मारकर समुद्र के किनारे फेंक दिया था। साथ ही उस पर बलात्कार के निशान भी पाए गए थे। किसी तरह स्वयं को संभालकर मैं पुलिस स्टेशन गई और उसके शव की पहचान की।
शव लगभग 1 हफ्ते पुराना था। उसका पंचनामा करवाकर अंतिम क्रिया की और खाली हाथ वापस लौट आई। शायद तुम समझ सको बेटी कि उस समय मैंने स्वयं को कितना अकेला महसूस किया होगा। पहले बेटा बहू और फिर पोती, मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। पर कहते हैं ना, जितनी सांसें लिखी हैं ऊपर वाले ने, तब तक तो जीना ही पड़ता है। कहते हुए विद्या जी फूट फूट कर रोने लगी। और वो लड़का विराट? मानसी ने पूछा तो विद्या जी बोली, वो अभी नहीं मिला। पता नहीं बेटा, उसने ही रिया को मारा या वो दोनों ही किसी साजिश के शिकार हुए। विराट के माता पिता से उसके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा, वो तो हमारे लिए उसी समय मर गया था जब उसने हमारी इच्छा के विरुद्ध अपना कैरियर चुना था। जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हमें भी उसकी कोई परवाह नहीं है। पता नहीं इंसान इतना संवेदनहीन कैसे हो जाता है कि अपनी एक इच्छा पूरी न होने पर अपने खून से ही नाता तोड़ देता है। आंसू पोंछते हुए उन्होंने भारी आवाज में उत्तर दिया, बेटा एक बात कहूँ? जी दादी। बेटी, मेरी रिया तो साजिश का शिकार होकर अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर पाई, पर तुम अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठाना बेटा, फिर मुझे भी लगेगा कि मेरी रिया मुझे वापस मिल गई। हाँ दादी। कहते हुए मानसी की भी आंखें भर आईं। विद्या जी की कहानी तो उससे भी ज्यादा दुखद थी, पर उनकी उसके प्रति सोच मानसी के लिए प्रेरणा बन गई थी। वो अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसने अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से प्रारंभ कर दी। अब वो रोज ऑफिस से आने के बाद कुछ समय विद्या जी के पास गुजारती और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाती। पता नहीं विद्या जी के व्यवहार में कैसा ममत्व था कि जब तक वो कुछ पल उनके साथ नहीं बिता लेती तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। वो भी गर्मा गर्म नाश्ता बनाए उसका इंतजार करती रहती। एक दिन मानसी ऑफिस से घर लौटी तो देखा कि बाहर एक आदमी उसका इंतजार कर रहा है। उसके आते ही उसने मानसी को कागज पकड़ाकर उस पर साइन करने के लिए कहा। मानसी ने उस कागज को खोलकर देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो कागज विकास द्वारा भिजवाए गए तलाक के पेपर थे। उसने बिना कुछ कहे उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। एक हस्ताक्षर से जन्मों के बंधनों का अंत हो गया था। वो स्वयं उस बंधन को तोड़ कर आई थी, किंतु फिर भी न जाने क्यों मन में एक आस थी। आज वो आस भी टूट गई थी। आज उसका मन बेहद उदास था। वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे अपने पास न आता देखकर दादी ने उसके रूम का दरवाजा खटखटाया। उसके आते ही उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चल, आज मैंने तेरे मनपसंद पोहा बनाया है, कुछ खाएगी तो अच्छा लगेगा। दादी का इतना अपनापन देखकर मानसी मना न कर सकी और दादी के पीछे पीछे आ गई। उसे चुपचाप खाते देखकर दादी ने उसकी उदासी का कारण पूछते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? वो आदमी कौन था जो थोड़ी देर पहले यहाँ आया था? इतना सुनते ही मानसी फूट फूट कर रोने लगी। आज उसने अपनी आप बीती विद्या जी को सुना दी। लेकिन बेटी, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है और इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। हाँ दादी, ये सच है कि आज तक मैंने आपको अपने जीवन के काले अध्याय से अवगत नहीं कराया था, पर जिससे मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ कर आई थी, जिनका मेरी जिंदगी में वापस आना असंभव था, उनके बारे में बताकर भी क्या करती? जिस व्यक्ति से संबंध ही ना हो उसके साथ नाम जोड़ना क्या उचित है? मैं क्यों अपना नाम उसके साथ जोड़कर रखूं जिसको कभी मेरी परवाह ही नहीं थी? तू सच कह रही है बेटी, जिसको हमारी परवाह ना हो उसके साथ अपना नाम कैसे जोड़ें? पर सदा ऐसा कहाँ हो पाता है। मेरा बड़ा बेटा पंकज प्लेन क्रैश में मारा गया तो दूसरा संजय 7 समुंदर पार बैठा है। क्या आपका दूसरा बेटा भी है? आपने कभी बताया ही नहीं। मानसी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा तो विद्या जी बोली, क्या बताती बेटी उसके बारे में? 8 वर्षों से वो आया ही नहीं है। वो इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास किसी के लिए समय नहीं है। वो तो बस मुझे बार बार यही कहता था कि मैं अपना सब कुछ बेचकर उसके पास चली जाऊं। बेटी, मैं अपने जीते जी इस घर को कैसे बेच सकती हूँ? रिया के दादाजी ने एक एक पाई जोड़कर इस घर को बनवाया था। इस घर के साथ मेरी न जाने कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरा शरीर ही जाएगा,
मन नहीं। पर दादी, बेटी, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, पर एक इंसान के जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब वो कोई निर्णय लेने से पहले कई बार सोचता है, बार बार स्वयं से सवाल जवाब करता है। बेटी, मेरे मन ने मेरे प्रश्नों का सदा एक ही उत्तर दिया है कि मुझे संजय के पास नहीं जाना चाहिए। जिस बेटे ने कभी मेरी कोई सुध नहीं ली, उसके पास भला मैं कैसे जा सकती हूँ? वो बस मुझसे पैसे हड़पना चाहता है और कुछ नहीं। अब तक मैंने एक स्वतंत्र जीवन जिया है। पंकज के पापा हमेशा कहा करते थे कि विद्या बच्चों के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना, इसी में तुम्हारी इज्जत रहेगी। ये बात अलग है कि आज वो मेरे साथ नहीं है, पर उनकी यादें तो हैं और उन्होंने मेरे लिए इतना छोड़ा है कि कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना अभी तक आई और ना ही भविष्य में आएगी। और यही कारण है जो संजय और उसकी पत्नी मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर मुझे बेघर कर देना चाहते हैं। पर दादी, हो सकता है वो सच में आपके साथ रहना चाहते हो, बात प्रॉपर्टी की ना हो। बेटी, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, कुछ महीने उनके साथ बिताए अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। बस अब तो मेरी उस परम पिता परमेश्वर से इतनी ही प्रार्थना है कि मेरा अंत भी शांति से हो जाए, मुझे इस सारी मोह ममता से मुक्ति मिल जाए। नहीं दादी, आप ऐसा मत कहिए। आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए मानसी ने कहा तो विद्या जी बोली, ठीक है बेटी, नहीं कहूँगी, चलो अब तुम भी अपनी पढ़ाई कर लो। फालतू में ही मैंने तुम्हारा समय बर्बाद कर दिया। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलकर मानसी भी अपनी पढ़ाई करने चली गई। समय अपनी गति से बीत रहा था। एक दिन मानसी ऑफिस से घर आ ही रही थी कि तभी उसकी सहेली सविता का फोन आया। मानसी, तेरा रिजल्ट आ गया है, जल्दी से देख, तेरा सिलेक्शन हो गया है, अब तू गवर्नमेंट टीचर बन गई है। क्या तू सच बोल रही है? मानसी ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा और तुरंत फोन काटकर अपना रिजल्ट देखने लगी। रिजल्ट देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। वो अपनी ये खुशखबरी सबसे पहले दादी को सुनाना चाहती थी। वो जल्दी से घर आई और दरवाजा खटखटाया। कोई आवाज न मिलने पर डुप्लीकेट चाबी से उसने दरवाजा खोला तो देखा कि दादी जमीन पर पड़ी तेजी से सांस ले रही हैं। मानसी उन्हें देखकर घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किसे बुलाए। अपनी पढ़ाई और ऑफिस से आने के बाद दादी के पास तक ही सीमित रहने के कारण उसने कभी ये जानने का प्रयत्न ही नहीं किया कि अगल बगल में कौन रहता है। हालांकि उसने दादी जी के पास कुछ लोगों को आते जाते देखा था, पर उसने ना तो उनसे कभी कुछ बात की और ना ही दादी ने उन्हें कभी उनके बारे में कुछ बताया। एक बार सोचा कि मदद के लिए किसी पड़ोसी का दरवाजा खटखटा दूं, पर उनकी हालत देखकर उन्हें अकेले छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था। मानसी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। उसे शहर के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। तभी उसने अपनी सहेली सविता को फोन किया और घबराते हुए बोली, सविता, अगर तू यहाँ किसी को जानती है तो प्लीज जल्दी से डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस लेकर आ जा। कहते हुए उसने दादी की तबीयत के बारे में बताया तो उसने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। कहकर उसने फोन रख दिया तो मानसी दादी जी के पास बैठकर उन्हें हिम्मत दिलाने लगी। दादी, आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, मेरी सहेली सविता डॉक्टर को लेकर बस आती ही होगी। तभी एम्बुलेंस की आवाज आई। जैसे तैसे करके मानसी उन्हें अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचने के बाद दादी को एडमिट कराकर मानसी ने उनके मोबाइल से उनके बेटे संजय का नंबर ढूंढकर उसे फोन कर दिया। एम्बुलेंस की आवाज सुनकर पड़ोसियों को भी पता चल गया था। वो भी अस्पताल में उन्हें देखने और उनकी मदद करने के लिए आए, पर उनके बेटे संजय के पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों की भरपूर कोशिशों के बावजूद भी दादी जिंदगी की जंग हार गईं। उनकी मृत्यु के बाद हर जुबान से उनकी प्रशंसा सुनकर मानसी को लग रहा था जैसे वो पूरे मोहल्ले की जान थी, किसी की आंटी तो किसी की दादी। मानसी ने पड़ोसियों के साथ मिलकर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी प्रारंभ कर दी। संजय के आते ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज मानसी एक बार फिर से अकेली और बेघर हो गई थी। दुख था तो केवल इतना कि वो दादी के साथ अपनी खुशी शेयर नहीं कर पाई। दुख तो इस बात का भी था
कि संजय को अपनी माँ के जाने का दुख होने की बजाय उनकी सारी प्रॉपर्टी बेचने की पड़ी थी। घर का विज्ञापन देते ही रोज नए नए लोग घर को देखने के लिए आते। आखिर संजय को उसकी मनचाही रकम मिल ही गई। संजय को इस तरह जल्दी जल्दी सारे काम निपटाते देख मानसी के मन में बार बार यही आ रहा था कि मरने वालों का अपने बच्चों पर इतना भी हक नहीं है कि ज्यादा नहीं तो 101 दिन ही उसके बच्चे उसकी याद में सुबह शाम दीपक जलाएं। सच में विद्या दादी की सांसों के टूटते ही उनके वर्षों से सजाई ये धरोहर भी किसी दूसरे की हो गई थी। दादी के बिना मानसी का भी इस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं था, किंतु 15 दिन वो कहाँ रहती। समय देखकर संजय से पुणे में अपनी जॉब के बारे में बताते हुए 15 दिन और रहने की इजाजत मांगी। 15 दिन बाद जब मानसी इस घर को छोड़कर जाने लगी तो अनायास ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। न जाने क्यों कुछ ही दिनों में मानसी को विद्या जी से इतना मोह हो गया था कि ये घर उसे अपना ही घर लगने लगा था। सच तो ये था कि इतना दुख तो उसे अपनी माँ का घर छोड़ने पर भी नहीं हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे दिल के रिश्ते हैं कि खून के रिश्तों में भले ही दरार पड़ जाए, पर दिल से बने रिश्ते एक ऐसे बंधन में बन जाते हैं जिनसे इंसान चाहकर भी मुक्त नहीं हो पाता है। विद्या दादी ही थी जिन्होंने उसे विषम परिस्थितियों से लड़ने के साथ सदा जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया था। आज दुखी मन के बावजूद भी मानसी को खुशी इस बात की थी कि दादी की अंतिम इच्छा पूरी हो गई। जिस शांति और सम्मान से उन्होंने अपना जीवन काटा था, उसी शांति और सम्मान से वो बिना किसी को तकलीफ दिए इस दुनिया से विदा हो गई। उन्हें मुक्ति मिल गई। ये सब सोचते हुए मानसी उनकी यादों को मन में लिए अपने नए सफर की ओर चलती। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।